शुरू करते हैं। मेरी एक खुशहाल फैमिली है। मेरे मियाँ फरजंद अली एक बैंकर हैं और मेरी इकलौती बेटी समाब MBBS की तालिबा है। मैं खुद शहर की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। अल्लाह ने इज्जत भी दी है और मर्तबा भी। गायनी और ऑब्स के हवाले से पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक पहचान है। ये साल का तीसरा महीना था। सर्दियां बस रुखसत हो चुकी थी। मौसम फूलों वाला था। ऐसे ही एक आम से दिन में अपने हॉस्पिटल में बैठी मरीज देख रही थी कि एक नौ उम्र लड़की मेरे पास एंटीनेटल विजिट के लिए आई। इसके मुताबिक इसकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना था। केस हिस्ट्री लेने के बाद जब मैंने इसका अल्ट्रासाउंड किया तो लम्हे भर को मुझे अफसोस सा हुआ। इसके अमल को इस्तकात की ज़रूरत थी क्योंकि अल्ट्रासाउंड में मुझे कोड के अलावा कुछ नज़र न आया। सर, धड़, दिल, हाथ, पाँव, बच्चे का कोई भी अज़ू नहीं था। 8वें महीने पर कोड के अलावा कुछ नज़र न आने का मतलब था कि बच्चा वजूद में ही नहीं आया। एक माँ जो 8 माह से पेट में इस उम्मीद पर बोझ लिए घूम रही है कि ये बोझ इसके होने वाले बच्चे का है, जब इसे मालूम होगा कि औलाद का तो वजूद ही नहीं तो फिर कैसा महसूस करेगी। बहरहाल अल्लाह की मर्जी के आगे हमारी क्या मिजाल। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे शोहर तुम्हारे साथ आए हैं? वो बोली, नहीं, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। मेरी उदासी मजीद बढ़ गई। एक नौ उम्र लड़की जो हामला थी और जिसके शोहर का इंतकाल हो गया था और मेरे पास भी इसे सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर ना थी। मैंने उससे कहा, बहुत अफसोस हुआ। तो तुम किसके साथ अस्पताल आई हो? मैं चाहती थी कि इससे बुरी खबर दूं तो कोई रिश्तेदार तो मौजूद हो और नहीं तो कम से कम इस लड़की को दिलासा तो दे सके। लड़की बोली, मैं अकेली आई हूँ डॉक्टर साहिबा, आप जो बताना चाहती हैं बताएं। मैंने उसे कहा, देखो निदा, सामने रखी स्लिप से मैंने उसका नाम पढ़ा था। तुम्हारी प्रेगनेंसी तुम्हें औलाद नहीं दे सकती। अल्ट्रासाउंड पर बच्चे का नामो निशान ही नहीं बल्कि चंद नालियां और रगें हैं जो वजूद में आई हैं और इनका हल मिसकैरेज के अलावा कुछ भी नहीं। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। शायद उसकी बर्दाश्त इतनी ही थी। मैंने उसे तसल्ली दी, हौसला करो निदा। वो बोली, डॉक्टर साहिबा, वो रगें और नालियां नहीं बल्कि वो सांप है। वो रोते हुए कह रही थी और मैं बोली, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है निदा। अक्सर ऐसा होता है, बाज औकात हमल मुकम्मल वजूद में नहीं आता। मैंने अपने कैरियर में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। वो मेरी बात काटते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, वो सांप है। मैंने उकता के कहा, तुम्हें एक गायनाकोलॉजिस्ट के अलावा एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। फिर वो बोली, क्या आप मेरा मिसकैरेज करेंगी? मैंने इत्मीनान से कहा, बेशक, इसी काम के लिए तो यहाँ बैठी हूँ। ये काम अगले दिन पर मुकर्रर कर दिया गया। निदा को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पहले जो मैंने एहतियातन दोबारा अल्ट्रासाउंड किया, हकीकतन मुझे वहां कोड के अलावा कुछ नजर ना आया और मैं कोड को अल्ट्रासाउंड मशीन के डिस्प्ले पर मुख्तलिफ जावियों से देखने लगी तो यकदम मुझे एहसास हुआ कि वो कोड नहीं बल्कि सांप ही है। लम्हे भर को तो मैं चौंक गई और फिर मुझ पर झुंझलाहट तारी होने लगी। इसीलिए तो मुझे साइकियाट्री पसंद नहीं और मैं साइकियाट्रिस्ट मरीजों से इज्तनाब ही करती कि बंदे का अपना दिमाग घूमने लगा। कोड और सांप के तखयल को झटकती मैंने स्टाफ को पेशेंट शिफ्ट करने के ऑर्डर दिए और चंद मिनटों बाद में ऑपरेशन थिएटर में वॉश अप हुए थिएटर गाउन पहने खड़ी थी। बेहोशी वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कि मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया है। इससे पहले कि फाजिल डॉक्टर बेहोशी का सामान करते, मैंने देखा कि एनेस्थीसिया का कुछ सामान इनके हाथ से गिर पड़ा और वो ऊंची आवाज में एक कोने की तरफ इशारा कर रहे थे कि वहां सांप है। मेरी नजरों ने उनकी नजरों का ताकुब किया तो मैं एकदम सुन होके रह गई। वाकई वहां सांप मौजूद था। खौफ से ज्यादा जिस चीज ने मुझ पर गलबा पाया वो गुस्सा था। यह अस्पताल मेरी जाती मलकियत था और यहाँ का सारा अमला मेरा मुलाजिम था। थिएटर के अटेंडेंट से ऐसी गलती हरगिज काबिल कबूल ना थी। ऑपरेशन थिएटर को जरासीम से पाक रखने का अपना कुलिया होता है। जूते और कपड़े बदल कर थिएटर के मखसूस कपड़े और जूते पहन कर आना होते हैं। किसी किस्म का हशरात कीड़ा काबिल कबूल नहीं तो यहाँ सांप कहाँ से आ सकता है। मैं अपने ऑफिस में चली गई और थिएटर इंचार्ज को बुलाया। चंद मिनट बाद माजिद गिरता पड़ता मेरे ऑफिस में आया और सफाइयां देने लगा कि मैंने हर किस्म की स्टेरिलाइजेशन मेंटेन की है। मैं खुद हैरान हूं कि सांप कहाँ से आया। मैडम, आप खुद देखें, पहले तो कोई मच्छर, मक्खी या चींटी आपको थिएटर में नजर नहीं आई तो सांप कहाँ से आ गया। मैंने खामोशी से इसकी सारी बात सुनी और आखिर में बस ये कहा, कल से तुम्हें जॉब पर आने की जरूरत नहीं। क्लियरेंस के लिए कल आकर अकाउंटेंट से मिल लेना।
थोड़ी देर बाद निदा मेरे कमरे में आई। वो कहती है, डॉक्टर साहिबा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा आओ बैठो निदा। डॉक्टर साहिबा वो ऑपरेशन थिएटर में सांप। वेरी सॉरी निदा, ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने मुतलका अमले को बर्खास्त कर दिया है, मगर फिर भी सॉरी कि तुम्हें तकलीफ का सामना करना पड़ा और तुम्हारा मिसकैरेज डिले हो गया। डॉक्टर साहिबा ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये बात है कि ये वही सांप था जिसकी अमानत मैं अपने पेट में लिए घूम रही हूँ। क्या मतलब? मेरे पेट में जो चीज आप अल्ट्रासाउंड में देख रही हैं वो सांप ही है, कोई कॉर्ड या नाली नहीं। और मैं इसकी हरकत करने को महसूस भी करती हूँ। मैंने कहा तुम्हें वाकई साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहिबा आप सोच रही हैं कि ये लड़की पागल है, लेकिन बराहे मेहरबानी मेरी कहानी सुन लें, फिर कोई फैसला कीजिएगा। मैं इसे वक्त की कमी का बहाना करके इनकार करने वाली थी, मगर पता नहीं क्या सोचकर मैंने कहा ठीक है सुनाओ अपनी कहानी। तो वो मुझे बताने लगी कि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन शादी तो ऐसा बंधन है कि मोहब्बत खुद ब खुद दिलों में पैदा कर लेता है। ऐसे ही आदिल और निदा मोहब्बत के बंधन में गिरफ्तार हो गई, यहाँ तक कि एक दूसरे के बगैर एक पल गुजारना मुश्किल हो गया। हनीमून के लिए दोनों मियाँ बीवी ने वादिये कागान के दिलकश नज़ारों को अपनी आंखें से राब करने के लिए चुना। वादिये कागान तो जैसे दुनिया में ही एक जन्नत थी। निदा मशहूर होकर इन नज़ारों की दिलकशी में खो गई। जिंदगी भर का हमसफर साथ हो तो वक्त कुछ और हसीन लगता है। दोनों ने रहने के लिए कैंप का इंतखाब किया। अमूमन सैरो सियाहत के लिए आए कपल्स होटल में रहने को तरजीह देते हैं, लेकिन एडवेंचर के शौक में निदा ने कैंपिंग की फरमाइश की। आदिल कैंपिंग के हक में तो नहीं था, लेकिन नौब्याहता बीवी की बात टालना भी मुश्किल था। सो दोनों मियाँ बीवी ने एक कैंप हायर किया। ये पूरे चांद की रात थी। दोनों मियाँ बीवी बेतहाशा हंसते हुए खुशियां कशीद कर रहे थे। तब आदिल का दिल चाय पीने को चाहा। वो बोला आओ चाय पी कर आते हैं। मैंने कहा नहीं तुम चाय ले आओ। आदिल ने कहा तुम अकेली यहाँ कैसे बैठोगी? मैंने कहा 10 मिनट तो लगेंगे, तुम कौन सा सदियां लगाओगे? ना बाबा, रात के वक्त तुम्हें अकेला छोड़कर हरगिज ना जाऊंगा, इसलिए तो मैं कैंप के रहने के खिलाफ था। होटल में रहते तो इस तरह के मसाइल तो ना होते। तो मैंने कहा डियर इसे मसाइल ना समझो, इन बातों को एंजॉय करो। आदिल मुझे छोड़कर चाय लेने तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो ना चाहते हुए भी आदिल चला गया। और आज मैं सोचती हूँ कि काश आदिल को ना भेजती तो आज वो जिंदा होता। आदिल के जाने के बाद मैंने शाल को मजीद अच्छी तरह लपेटा। आसपास फैली खामोशी को महसूस करने लगी। वो खामोशी जिसमें इसरार था, मगर फिर भी किस कदर दिलकश सी लगती थी। खुशकुन ख्यालों में डूबी निदा सोच रही थी कि आज वो चाय पीते हुए आदिल को वो खुशखबरी सुनाएगी जो वो पिछले एक हफ्ते से छुपा रही थी। हाँ, वो प्रेग्नेंट थी। आदिल की खुशी का क्या आलम होगा। तसव्वुर ही तसव्वुर में वो आदिल के सुर्ख चेहरे को उतारते हुए देख रही थी और इसे खुशी से बेहाल होते हुए। तभी इसे अपने पीछे एक सरसराहट का एहसास हुआ। मुड़कर देखा तो लम्हे भर को साकिन हो गई। ये एक छोटा सा सांप था जिसकी मोटाई झाड़ू के तिनके से ज्यादा ना थी। वो बल खाता रेंगता हुआ जा रहा था। एक लम्हे के लिए वो डर गई, मगर अगले लम्हे इसकी जगह हिम्मत ने ले ली। कॉलेज में स्पोर्ट्स गर्ल का टाइटल लेने वाली लड़की ने घबराहट पर काबू पाते हुए खेमे के कोने में पड़े पत्थर से इस सांप का सर कुचल दिया। और किस कदर गलत किया। वो बेजरर सा सांप का बच्चा तो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था और इसने निदा को कुछ भी ना कहा था, मगर तभी एक करलाती आवाज आई और एक मोटा धारीदार सांप रेंगता हुआ सामने आ गया। हकीकी दहशत ने तो अब घेरा तंग किया था। सांप के बच्चे को तो मारना आसान था, मगर इस मोटे सांप को इसी वक्त किसी शोख धुन की सीटी बजाता आदिल हाथों में चाय के कप लिए दाखिल हुआ। निदा को यूं खेमे के सिरे पर कांपते और इसके सामने बैठे सांप को देखकर इसके अपने हवास लम्हे भर को गुम हो गए। लेकिन वो मर्द था। हवास पर काबू पाते हुए वो लपका और खेमे के मौजूद अपने सामान में प्रोफेशनल कैमरे की रॉड से सांप को सर पर जरब मारने की कोशिश करने लगा। सांप ने अपने बचाव की कोशिश की, मगर आदिल में न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो सांप को निशाना बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर निदा ने जो देखा वो इसकी जिंदगी के बदतरीन लम्हों में से एक था। सांप ने आदिल को डंग मारा और वो लम्हों में नीला हो गया। जिस्म को झटके लगे और वो अगले लम्हे वो दुनिया फानी से कूच कर गया। निदा फटी फटी निगाहों से अपने मुजाजी खुदा का नीला जिस्म देख रही थी।
तभी निदा ने देखा वो सांप जिसने इसके शोहर की जान ली वो इंसानी रूप में आ रहा है, और चंद लम्हों बाद वो सांप नीली बड़ी आंखों वाला सफेद लिबास में मलबूस एक औरत की शक्ल में इसके सामने मौजूद थी। वो औरत बोली, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और तुम्हारा शोहर मुझे मार देना चाहता था। तुम इंसान किस कदर वहशी होते हो। औरत की आंखों में आंसू अटके थे। इससे ज्यादा की कहानी मुझसे ना सुनेंगे, इसलिए मैंने निदा को टोक दिया। निदा, जो किस्से तुम सुना रही हो वो फिल्मों में अच्छे लगते हैं, मैं सच कह रही हूँ, ये हकीकत है। मैं उठी और अपने ऑफिस में मौजूद कैबिनेट के खाने खंगालने लगी, और कुछ देर बाद मुझे एक कार्ड मिला। ये एक विजिटिंग कार्ड था। कार्ड मैंने निदा को दिया। डॉक्टर सबीहा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, शहर की जानी मानी साइकेट्रिस्ट है, मेरे ख्याल में तुम्हें इनसे मिलना चाहिए। निदा टुकर टुकर मुझे देखने लगी, फिर इसने उल्ट पलट कर कार्ड को देखा। मोटे मोटे आंसू इसकी आंखों में से गिर रहे थे। वो एक दफा फिर बोली, मैं झूठ नहीं कह रही डॉक्टर साहिबा, बहरहाल आपको यकीन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, किसी को भी यकीन नहीं आता। कल क्या मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। वो मिसकैरेज का पूछ रही थी। लम्हे भर के लिए मेरा दिल चाहा इनकार कर दूं। जाती नापसंदीदगी की वजह से मरीज को इनकार करने की इजाजत ना मुझे मेरा प्रोफेशन देता था और ना ही मेरा ज़मीर, इसलिए मैंने हाँ में सर हिलाया। निदा के जाने के बाद मैंने चंद एक ओपीडी के मरीज देखे, मगर दिमाग निदा की बात में ही अटका रहा कि औरत के पेट में सांप का बच्चा। ये सोच तो जैसे मेरे दिमाग से चिमट कर रह गई। शुक्र है घर आकर ये ख्यालात जहन से महू हुए, और शाम की चाय पीते हुए बातों ही बातों में मैंने ये बात अपने शोहर को बताई, और बताने के दरमियान ही मुझे अफसोस होने लगा कि ये बात मैंने इनको क्यों बताई। फर्जंद बला के तोहम परस्त थे, जिन भूत प्रेत तो जैसे इनके साथ जीते थे, और ऐसी बातों को वो कभी हवाई बातें ना गिरदानते थे। वो कहने लगे, नादिया तुम ये ऑपरेशन नहीं करोगी। मैंने कहा, क्यों। जब तुम्हें अल्ट्रासाउंड पर सांप का वहम हुआ तो मुमकिन है इस लड़की की बातें ठीक हो। फर्जंद, मुझे सिर्फ वहम ही हुआ है, जरूरी तो नहीं कि वो सांप का बच्चा हो। वो कहने लगे, कल तुम उस पेशेंट को बगैर ऑपरेशन के डिस्चार्ज कर देना। बड़ी मुश्किल से मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त दी, वो भी इस सूरत में कि मैं वज़ू करके ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी और आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए ऑपरेशन करूंगी। अगले दिन निदा का ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन हर हाल में मैंने करना था और साबित करना था कि ये नाग नागिन की बातें सब बेकार और झूठ हैं। अगले दिन बावजू होकर मैं थिएटर पहुंच गई। बेहोशी के बाद मैंने इंडक्शन के लिए नर्स को मुतलका टीके लगाने को कहा। इसने टीके लगाए और फिर मेरी दीगर हदायत पर अमल करने लगी। कुछ देर बाद निदा के वजूद से मैंने कोड बरामद करना शुरू कर दी, मगर ये कोड तो धारीदार और स्याह थी। लम्हे में मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। मेरा असिस्टेंट मेरा मुंह तकने लगा। ये कोड तो ना थी मैम, वो लरजती आवाज से असिस्टेंट पूछ रही थी। तभी मैंने अपने लब हिलते हुए महसूस किए और सूरा यासीन की आयत मेरे लबों पर थी। निदा के वजूद को झटका लगा और एक मुकम्मल सांप मेरे हाथ में था। बच्चा रिसीव करने के लिए मौजूद खड़ी नर्स ने सांप को देखा, चीख मारी और वो बेहोश होकर गिर गई। तभी थिएटर के कोने से एक और सांप निकला और सफेद हियोले की आड़ में वो औरत का रूप धार गया। इस सफेद उजले लिबास वाली औरत ने मेरे हाथ से सांप ले लिया। वो कहने लगी, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। वो एक बार फिर सफेद गुबार की जिद में गायब हो गई। थिएटर में मौजूद तमाम अमला खौफो दहशत से या तो बेहोश हो चुका था या फिर थिएटर से फरार। इससे पहले कि मैं भी फरार का सोचती, मेरी नजर निदा के चेहरे पर गई। बेहोशी के जेरे असर वो सोई थी, मगर तफक्कुर की गहरी लकीरें इसके चेहरे पर नक्श थीं। मैंने सोचा शायद खुदा ने ये काम मेरे जिम्मे रखा था। हिम्मत से काम लेते हुए मैंने ऑपरेशन मुकम्मल किया। बेहोशी की थोड़ी समझ बूझ मुझे भी थी। बेहोशी वाले डॉक्टर साहब भी गायब हो चुके थे, चनाचा मैं खुद इसे बेहोशी से वापस लाई। थिएटर से बाहर कोहराम सा बरपा था, और जब मैं ग्लव्स उतारती थिएटर से बाहर निकली तो सबसे पहले जूनियर डॉक्टर मेरी तरफ लपकी। मैडम, ये सब क्या था। मेरी तो जान ही निकल गई। जूनियर डॉक्टर की बात सुनकर सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए मैंने बस इतना कहा, खुदा बेनियाज है। अगले दिन मैंने माजिद को बुलाकर इसे दोबारा थिएटर का चार्ज संभालने को कहा और वो बखुशी राजी हो गया, और 2 दिन बाद निदा को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो तो मुझसे मिलने आई
मैं खुद एक औरत के पेट से सांप निकालकर दम बखूद थी, और वो औरत जिसने सांप को जना था, इसकी क्या हालत होगी। यकीनन मैं चाह कर भी इसकी कैफियत नहीं समझ सकती थी। निदा, हौसले से काम लो, जो हो गया था समझो डरावना ख्वाब था। नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। निदा टुकर टुकर मुझे देखने लगी। इसकी आंखें पानियों से भरने में ज्यादा वक्त ना लगा। डॉक्टर साहिबा, वो नागिन तो अपना बच्चा ले गई, और मैंने तो अपना शोहर भी गंवाया है। मेरा आदिल कैसे वापस आएगा, कहाँ से वापस आएगा। टूटे अल्फाज इसके लबों से निकले और वो सिसक पड़ी।